कोर्स में हमने थ्योरी एंड एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है, ये डिस्कस। तो इस कोर्स का जो कंटेंट है वो इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लाइट को डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस करना है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मॉलिक्यूल्स जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं, और इसके वेरियस टाइप्स डिस्कस करेंगे, और इसमें मोर डिटेल में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दैट इज बीर लैम्बर्ट्स लॉ जिसे हम कहते हैं, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट कट ऑफ पॉइंट्स हैं, क्रोमोफोर्स हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड कंजुगेशन, इसके कुछ रूल्स हैं, वुडवार्ड फेजर रूल एंड सो ऑन, इनको हम डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। इस कोर्स के लिए जो बुक्स रिकमेंडेड हैं वो एक तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से एक बुक है जिसे R.M. सिल्वरस्टेन ने लिखी है, इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से दूसरी बुक जो पेविया ने लिखी है, और इसी तरह इंटरप्रिटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, इसको स्कॉट साहब ने लिखी हुई है। तो आप इन तीनों बुक्स को पढ़ सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इसी तरह हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो चूँकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जितनी भी होती हैं उन सब का ताल्लुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होता है, तो जो पहला टॉपिक होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है, बेसिकली इनको हम रेडिएंट एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो रेडिएंट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ इन टू फॉर्म्स में, या तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस तरह आप यूँ भी कह सकते हैं कि रेडिएंट एनर्जी के ऑब्जर्वेबल पार्ट्स दो हैं, एक लाइट और दूसरी हीट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रो दूसरा मैग्नेटिक। इसका मतलब ये हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू कंपोनेंट्स का बना हुआ है जो प्रोपेगेट करती हैं इन ए सिंगल डायरेक्शन। और ये जो दो वेक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं या वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ये एट राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा, तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये बताती है कि जो रेडिएंट एनर्जी है या जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये डुअल नेचर के होते हैं। तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ वेव्स जैसे होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पार्टिकल्स जैसे होते हैं। यानी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्क्रीट पार्टिकल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, क्वांटा का नाम देते हैं। तो जो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का डुअल नेचर, दे हैव वेव नेचर एज वेल, वेव प्रॉपर्टीज़, और इसी तरह इनका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो व्हाट इज़ लाइट? तो जब हम लाइट की बात करते हैं तो इसको, चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेडिएशन है, ठीक है। तो इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम में वो पार्ट जो इंसानी आँख जिसको देख सकती हो, हम उसको लाइट का नाम देते हैं, जो विजिबल हो। तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में विजिबल पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, लाइट का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट है इसके सोर्सेज या रेडिएशन के सोर्स मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं। सन इसका मेजर सोर्स सूरज होता है डेफिनेटली, और इसी तरह कुछ ऑर्डिनरी सोर्सेज भी होते हैं, जैसे बल्ब है, जो आपके ट्यूब लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, ये सारे लाइट के सोर्सेज हैं। तो विजिबल रेंज जो होती है वो मोस्टली 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर हो। इस रेंज में, इस वेवलेंथ रेंज में अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो तो वो विजिबल होती है। इससे अबव और इससे बिलो की जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं उनको हम नहीं देख पाते, ठीक है। अच्छा, तो विजिबल रेंज इज द ओनली पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। इंसानी आँख पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट नहीं कर पाती, उसका एक पार्ट डिटेक्ट कर पाती है। वो पार्ट कौन सा है? 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर।
तो इस पार्ट को हम लाइट का नाम देते हैं। तो लाइट मैंने कहा कि ये बेसिकली क्या होती है, 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक की रेडिएशंस होती हैं। तो जब आप लाइट को देखने में, लाइट आपको सिर्फ एक ब्राइट वाइट कलर की रेडिएशंस नज़र आ रही होती है ना, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। जब आप ऑर्डिनरी लाइट को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। ये 7 कलर्स कौन से हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। या फिर आप यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। इन 7 कलर्स को, यानी लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं नॉर्मली। इन 7 कलर्स को याद रखने के लिए एक हिंट भी है, विप ग्योर से आप इसको याद कर सकते हैं, विप ग्योर। तो इसमें वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं विप ग्योर से। तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशन होती है, कलर होता है, वो वॉयलेट होता है। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और जो सबसे कम एनर्जी वाली रेडिएशन है विजिबल लाइट में, वो रेड रेडिएशंस होती हैं। तो जैसे जैसे आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और जबकि इनका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मूविंग फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। तो इस तरह आप यहाँ पे वेवलेंथ रेंज भी बताया हुआ है। वॉयलेट का जो वेवलेंथ रेंज है वो 400 टू 420 नैनोमीटर, इंडिगो का 420 से 440 नैनोमीटर, ब्लू का 440 से 490 नैनोमीटर, ग्रीन जो वेवलेंथ होती है वो 490 टू 570 नैनोमीटर, इसी तरह येलो 570 से 585 नैनोमीटर, ऑरेंज का जो वेवलेंथ रेंज है वो 585 से 620, रेड जो है वो 620 से लेके 800 नैनोमीटर तक की रेडिएशंस होती हैं। तो इस तरह मैंने लाइट के बारे में ये बताया था कि ये बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो प्रोपेगेट करती है इन अ सिंगल डायरेक्शन, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी। इसके अंदर 2 वेक्टर्स होते हैं। एक वेक्टर को हम इलेक्ट्रिक वेक्टर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको अगर हम इलेक्ट्रिक वेक्टर कहें, तो ये जो पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको आप मैग्नेटिक वेक्टर कहें। तो इस तरह इसके अंदर 2 वेक्टर्स यानी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये राइट एंगल पे होते हैं ये दोनों वेक्टर्स। और लेकिन इनका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वो सेम होता है। तो कुछ रेडिएशंस हाई एनर्जी की होती हैं, कुछ रेडिएशंस जो होती हैं वो लो एनर्जी की होती हैं। तो इनकी एनर्जी डिपेंड करती है इनके वेवलेंथ पे। वेवलेंथ किसे कहा जाता है? फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, रेडिएशन है जो प्रोपेगेट कर रही है। तो ये एक क्रस्ट हुआ, ये वाला एक ट्रफ हुआ, फिर ये दोबारा से क्रस्ट बना रहा है, फिर दोबारा से ट्रफ बना रहा है। तो एक क्रस्ट और एक क्रस्ट और एक ट्रफ का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। एक क्रस्ट और एक ट्रफ का जो डिस्टेंस है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो जैसे जैसे वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती है तो एनर्जी इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो एनर्जी डिक्रीज होती है। अच्छा, फिर हम इस एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर भी मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है? आप एक टाइम फिक्स करें, 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में जितनी वेवलेंथ्स पास होंगी, उन नंबर ऑफ वेवलेंथ्स को हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पास होंगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। इट मीन्स कि अगर वेवलेंथ शॉर्ट हो तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ लॉन्ग हो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। तो इस तरह हम एक रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं जिसमें सिंपली वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट
के लिए, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए C इज इक्वल्स टू V आवर लैम्डा से इस रिलेशन से इस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें V जो है वो फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर हम इसकी मदद से एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आप अगर H लगाएं, जिसको आप प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, तो ये इक्वेशन बनती है E इज इक्वल्स टू HV, या इसको आप सिंपली H V को, फ्रीक्वेंसी को आप रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से लैम्डा वहाँ शिफ्ट करें तो C आवर लैम्डा होगा, तो E इज इक्वल्स टू HC आवर लैम्डा। तो इस तरह एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है विथ वेवलेंथ के साथ, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेडिएशंस होती हैं जो एक्सरेज से लेके रेडियो वेव्स तक एक्सटेंड हुई होती हैं। एक्सरेज से आगे भी आती हैं बहुत सारे रेडिएशंस, कॉस्मिक रेज एंड सो ऑन। तो इसमें से जो अगर आप इनको ऑर्डर में लिखें, कॉस्मिक रेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेडिएशंस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस तरह से माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशन जो होती हैं वो एक्सरेज होती हैं। जिन रेडिएशंस को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं वो डेफिनेटली एक्सरेज से लेकर रेडियो वेव्स तक की रेडिएशन है। इससे अबव और इससे रेडियो फ्रीक्वेंसी से लॉन्गर वेवलेंथ और एक्सरेज से शॉर्टर वेवलेंथ्स को स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जिन रेडिएशंस को स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज के लिए इस्तेमाल किया गया है उनका रेंज ये है, ठीक है। एक्सरेज का जो वेवलेंथ रेंज होता है वो ऑलमोस्ट एंगस्ट्रॉम्स में होता है, 0.1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम्स तक। इसमें कुछ सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं, कुछ हार्ड एक्सरेज होती हैं। सॉफ्ट एक्सरेज को बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक्सरे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए, और हार्ड एक्सरेज का जो एनर्जी है ये ज़्यादा होती है, ये मैटर को डिस्ट्रॉय करती है, तो ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल नहीं होती हार्ड एक्सरेज। जबकि सॉफ्ट एक्सरेज जो हैं वो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह इनसे कम एनर्जी वाली रेडिएशंस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं। इनका जो वेवलेंथ रेंज है वो 200 से 400 नैनोमीटर तक का है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रा वायलेट से फिर कम एनर्जी वाली रेडिएशंस विजिबल रेडिएशंस होती हैं, जिनको आप एक ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है। वो विजिबल रेडिएशंस का वेवलेंथ बताया था 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक की रेडिएशंस होती हैं, यानी वायलेट से लेके रेड तक। तो इसी तरह रेड से आगे 800 नैनोमीटर है। इसी तरह रेड से आगे जाएं तो आपको इंफ्रारेड रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम मिलता है, जिनका वेवलेंथ रेंज 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर होता है। अच्छा, तो जैसे जैसे आप लॉन्गर वेव इस स्पेक्ट्रम में देखें तो जैसे जैसे आप एक्सरेज से रेडियो वेव्स की तरफ आते हैं तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम एक्सरेज टू रेडियो वेव्स। इसी तरह वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो है इंक्रीज हो रही है फ्रॉम एक्सरेज टू रेडियो वेव्स। तो इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है इन रेडिएशंस की, और इस साइड पे जो रेडिएशंस होंगी इनकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। फ्रीक्वेंसी मींस एनर्जी, तो एनर्जी इस साइड की लो होगी और इस साइड की हाई होगी। मींस यहाँ से लेफ्ट साइड से जब आप राइट साइड पे आते हैं फ्रॉम एक्सरेज टू रेडियो वेव्स, एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती रहती है क्योंकि वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स आती हैं। रेडियो वेव्स हम यूजुअली न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ रेंज होता है वो 1 मीटर से 5 मीटर तक का होता है। अच्छा,
ये कहानी रेडिएशंस की थी। अब जब हम मैटर पे नज़र दौड़ाएं तो बेसिकली मैटर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। तो हर मॉलिक्यूल की अपनी एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी किस वजह से होती है? क्योंकि उस मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। इन एनर्जी लेवल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स और इसी तरह रोटेशनल एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अगर हम डायग्राम बनाना चाहें एनर्जी लेवल्स का, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का होता है। इसको अगर आप ई नॉट कहें और इसको आप ग्राउंड स्टेट को और एक्साइटेड स्टेट को, हायर एनर्जी लेवल को आप E1 कहें, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है। अब जबकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में होती हैं। तो इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं V बार से, फिर V1 से, फिर V2 से। इस तरह आप इस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर वाइब्रेशनल लेवल्स होती हैं। ठीक है। V3 हुआ, V4 हुआ एंड V5। तो इस तरह फिर इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर फर्दर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगी, जिनको R0, R1, R2 एंड R3 कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। फिर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की निस्बत रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस उससे भी कम है। तो जब हम एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा, वाइब्रेशनल एनर्जीज का डिफरेंस उसके बाद, रोटेशनल एनर्जीज का डिफरेंस सबसे कम होता है। ये इसलिए कि स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा है, वाइब्रेशनल में उससे कम और रोटेशनल में उससे भी कम। तो इस तरह अगर हम ऑर्डरिंग करें तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स की, तो हम इस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इज लेस देन डिफरेंस बिटवीन द रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। एंड इसी तरह लास्ट में सबसे हाईएस्ट डिफरेंस जो है एनर्जी लेवल्स का वो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है ट्रांजिशंस के लिए एज कम्पेयर टू वाइब्रेशनल, और उससे भी कम एनर्जी यूज़ होती है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ऑलमोस्ट 35 से 71 किलो कैलोरीज पर मोल रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 0.01 से 10 किलो कैलोरीज पर मोल तक रिपोर्ट किया गया है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो इन वैल्यूज से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज टू हाई एज कंपेयर टू द डिफरेंस बिटवीन द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। अच्छा, तो अब यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं और मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारी टाइप्स की मूवमेंट्स हो रही होती हैं। ये सारी मूवमेंट्स और ट्रांजिशंस हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस और फिर रोटेशनल एक्साइटेशंस। तो ये वाइब्रेशनल मूवमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस की वजह से ओवरऑल एक मॉलिक्यूल एनर्जेटिक होता है। तो पूरे मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो is due to its vibrations and electronic transitions and rotational transitions की वजह से होती है। तो इस तरह total energy of molecule is basically the sum of the energies of electronic energy levels, vibrational and rotational energies का sum जो है वो total energy of molecule को represent करता है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनमें से कुछ को हमने इलेक्ट्रॉनिक कहा, कुछ को हमने वाइब्रेशनल कहा, कुछ को हमने रोटेशनल कहा। तो अगर हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी, हमने बात की मैटर की भी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर से इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है?
नॉर्मली हम फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, एक मैटर है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, लेकिन जब रेडिएशंस आके इस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद, चूंकि एक्साइटेड स्टेट हमेशा एक अनस्टेबल स्टेट होती है, तो इलेक्ट्रॉन वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हुए जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी वापस इमिट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम इमिशन का नाम देते हैं। तो इस तरह जब लाइट इंटरेक्ट करती है इलेक्ट्रो मैटर के साथ या किसी मॉलिक्यूल के साथ, तो इसकी वजह से एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर दोबारा वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये एनर्जी को इमिट करते हैं। इस तरह यहाँ पे दो प्रोसेसेस होती हैं, एक प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का और दूसरा प्रोसेस होता है इमिशन का, जना। तो इस तरह इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, दो टाइप्स की इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी अब दो टाइप्स की हो गई, एक जिसमें आप एब्जॉर्प्शन को मॉनिटर करें और दूसरी टाइप जिसमें आप इमिशन को मॉनिटर करें। तो जिसमें आप एब्जॉर्प्शन को मॉनिटर करेंगे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी और जिसमें आप इमिशन को मॉनिटर करेंगे वो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का टर्म इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्कस किया, फिर मॉलिक्यूल्स और मैटर को, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन कराई मॉलिक्यूल के साथ, फिर क्या हुआ इस बेस पे हमने इस एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस एट वन और वेरियस वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब रेडिएशन जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं मॉलिक्यूल्स के साथ या मैटर के साथ, तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं। एक वेवलेंथ भी एब्जॉर्ब हो सकती है, मल्टीपल वेवलेंथ्स भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इस एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशंस यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस बाय मैटर को आप क्या कह सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं। तो आप या फिर ये सिंपली इस तरह भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन कर सकते हैं कि द इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मॉलिक्यूल इज रिकॉर्डेड एज अ प्लॉट ऑफ एब्जॉर्बेंस फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। तो आप जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्बेंस, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्बेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी या एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह हमारा तो मैंने दो फिनोमेना डिस्कस किए, एक क्या होता है जब रेडिएशन इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, तो एक तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है और दूसरा इमिशन का प्रोसेस हो रहा है। अगर एक एब्जॉर्प्शन, तो इस तरह हमारे पास दो टेक्निक्स, मेजर टेक्निक्स बनती हैं। एक को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे, इसमें क्या होता है, an analytical technique which concerns with the measurement of absorption of electromagnetic radiation। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन को मेजर कर रहे होते हैं, जबकि इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इमिशन को मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये दोनों टाइप्स तो बेसिकली थी बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। इसके अलावा अब जो टाइप ऑफ मैटर के बेस पे भी आप इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब या इमिट कर रहा है लाइट को, तो ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। और इसी तरह अगर कोई एटम एब्जॉर्ब या इमिट कर रहा है किसी लाइट को, तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। या कोई सब एटॉमिक पार्टिकल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब या इमिट कर रहा है, तो ये सब एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स स्पिनिंग करते हैं तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आ जाता है। स्पिनिंग के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इस एनर्जी को ये रेडिएशन से डेफिनेटली हासिल करेंगे। तो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे या इमिट करेंगे तो ये
सब एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमने एक ओवरऑल जनरल आउटलुक लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। तो इसमें एक्सरेज से लेके रेडियो वेव्स तक की रेडिएशंस थी। हर रेडिएशन तकरीबन ये सारी रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं और मैटर के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में इनका डिफरेंट फिनोमेनाज आपको देखने को मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस आपको मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशंस का, जिनका वेवलेंथ रेंज क्या है 190 से 400 नैनोमीटर। ये ऑलमोस्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हुई, और 400 से 800 नैनोमीटर की रेडिएशंस जो हैं वो विजिबल रेडिएशंस हुई। जब ये रेडिएशंस मैटर मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करती हैं तो ये मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस काज करती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है फ्रॉम ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल टू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो ये काम होता है किस वजह से? एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशंस की वजह से। यूवी विजिबल रेडिएशंस क्या कर रही होती हैं? मॉलिक्यूल्स में किस तरह की चेंजेस ला रही होती हैं? दे काज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। अच्छा, अब इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए रेडिएशंस के एब्जॉर्ब होने से आपको किस तरह की इंफॉर्मेशंस मिलती हैं अबाउट द मॉलिक्यूल या अबाउट द मैटर? इसमें आपको एक्सटेंड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मालूम होता है, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं या नहीं हैं, कितने हैं, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। कंजुगेशन है या नहीं है, सेचुरेटेड मॉलिक्यूल है या अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल है, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं या नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशंस बाय द मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से आपको इस तरह की इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। इसी तरह जो दूसरी टाइप की रेडिएशंस हैं जिनको हम इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं, का वेवलेंथ रेंज मैंने बताया था 2.5 से 25 माइक्रोमीटर तक। अगर आप वेव नंबर की टर्म में इनकी एनर्जी मेंशन करें तो ये 400 से 4000 पर सेंटीमीटर इनकी एनर्जी होती है। अच्छा, तो जब कोई इंफ्रारेड रेडिएशन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है तो किस तरह के फेनोमेनाज आपको देखने को मिलते हैं? दे काज चेंज इन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोमेंट। वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस और रोटेशनल ट्रांजिशंस इन अ मॉलिक्यूल ये आईआर रेडिएशंस की वजह से होती हैं। ठीक है, तो आईआर रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोमेंट्स में चेंजेस ऑब्जर्व होती हैं, और इन चेंजेस की वजह से आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन आप डिड्यूस कर सकते हैं? आप फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन मॉलिक्यूल मालूम कर सकते हैं, और इस तरह डिफरेंट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज मालूम कर सकते हैं। जैसे यानी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज हैं, इन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज की मदद से आप फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कार्बोनाइल है, अमीन है, तो इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी आईआर रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन की मदद से। अच्छा, तीसरी टाइप की रेडिएशन जिनको हमने माइक्रोवेव रेडिएशंस कहा, इनका जो एनर्जी होता है वो 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ हर्ट्ज होता है। माइक्रोवेव्स की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिनिंग होती है वो माइक्रोवेव्स की एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं माइक्रोवेव्स, पेयर से अनपेयर बनाते हैं। डेफिनेटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। इसी तरह अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं होगी, उसको आप सिंपली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे जो कि अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट की तरफ। ठीक है, तो इस तरह
ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाते हैं माइक्रोवेव्स। कैसे? बाय चेंजिंग द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को चेंज करेंगे तो ये पेयर्ड से अनपेयर्ड भी बन सकते हैं और अनपेयर्ड से पेयर्ड भी बन सकते हैं। इस तरह ये मैग्नेटिक माइक्रोवेव्स की एब्जॉर्प्शन से किस तरह के फिनोमेना मॉलिक्यूल में आपको नजर आते हैं। जब माइक्रोवेव्स एब्जॉर्ब होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन रेजोनेंस चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती हैं ड्यू टू माइक्रोवेव्स की एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो इससे किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है? फ्री रेडिकल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसके अलावा इन फ्री रेडिकल्स के इतराफ में जितने भी प्रोटॉन हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती हैं। इसी तरह जो लास्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसीज। रेडियो फ्रीक्वेंसीज का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन मुमकिन नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल में, लेकिन जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस वजह से रेडियो फ्रीक्वेंसीज की एब्जॉर्प्शन को हम मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं कर सकते। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में रेडियो वेव्स कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो इसकी वजह से किस तरह की चेंजेस आपको नज़र आती हैं मॉलिक्यूल में, किस तरह के इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियाई प्लेस्ड अंडर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड चेंज दियर स्पिन्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। न्यूक्लियस में मौजूद जो न्यूक्लियाई हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो अपना स्पिन जो है वो चेंज करते हैं, और इस स्पिन चेंज के लिए उनको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में है। तो वो इस रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोटॉन्स की स्पिन को चेंज करते हैं। किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियाई का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट मालूम कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में कि कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, और उसके प्रोटॉन के नाइबरिंग में कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं ये मालूम कर सकते हैं। या इसके अलावा नंबर ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई मालूम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसको हम इस टेक्निक को NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल के अंदर चूंकि मॉलिक्यूल एटॉमिक स्टेट में तो सिंगल डिस्क्रीट एटम्स होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर मल्टीपल एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उनमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जनरेट होती हैं, जिनको हम सिग्मा सिग्मा स्टार एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है। पाई, इनमें सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स और नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होती है, बॉन्डिंग होती है, लेकिन इन बॉन्डिंग की वजह से एनर्जी लेवल्स जो जनरेट होंगे इनको हम सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है। तो इसमें ये एनर्जी लेवल्स कहाँ होती हैं मॉलिक्यूल में? जब आप सिंपली डिस्क्रीट एटम की बात करते हैं तो वहाँ पे E0 ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन E0, E1, E2, E3 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट एटम्स में। लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर इस तरह की चूंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्डिंग की वजह से सिग्मा और पाई बॉन्डिंग्स या फिर नॉन बॉन्डिंग्स की वजह से यहाँ पे आपको कुछ एनर्जी लेवल्स जनरेट होती हैं, जिनको हम सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर किसी मॉलिक्यूल में ये सारे एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, ठीक है, तो कितनी टाइप्स की ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं? मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशंस यहाँ पे नंबर 1 ये कि सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन हो। कुछ बॉन्डिंग होंगे, कुछ एंटी बॉन्डिंग होंगे ना, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो, इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिग्मा से पाई स्टार में जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी पाई से सिग्मा स्टार। चौथी पॉसिबिलिटी एन से पाई स्टार, और पांचवी पॉसिबिलिटी पाई से पाई स्टार। छठी पॉसिबिलिटी एन से पाई स्टार।
ये सारे मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं किसी मॉलिक्यूल में। लेकिन ये सारे ट्रांजिशन, ये तो हमने थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया कि ये ट्रांजिशंस किसी मॉलिक्यूल में हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये सारी ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं हैं। इनमें से कुछ ट्रांजिशंस जो होंगे वो प्रैक्टिकली मुमकिन हो सकेंगी, होंगी, एब्जॉर्प्शंस होंगी, लेकिन कुछ ट्रांजिशंस नहीं होंगी। तो जो ट्रांजिशंस प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेबल होती हैं इनको हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं, और जो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होती इनको हम फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहेंगे। ठीक है, तो किस बेस पे हम अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस के कहेंगे? कौन सी ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होगी, कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी? इसके लिए एक रूल है, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन रूल। ये सिलेक्शन रूल जनरली डिफाइन करता है कि कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन है और कौन सी जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ट्रांजिशन है, अलाउड ट्रांजिशन है। तो वो ट्रांजिशंस जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं इनको हम अलाउड ट्रांजिशन कहेंगे, और वो ट्रांजिशंस जो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते इनको हम फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सिलेक्शन रूल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये सिलेक्शन रूल होती क्या है। ठीक है, और फिर वो इसके कुछ टर्म्स एंड पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे कि बताएं कि सिलेक्शन रूल के मुताबिक कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है, कौन सी फॉरबिडन है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकली है, सिलेक्शन रूल एक थ्योरेटिकल कुछ रूल्स हैं जिनसे आप अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे मालूम करेंगे कि कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन है? वो ट्रांजिशंस जिनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज लो होती हैं, यानी 10 से कम होती हैं, जिनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज, इनको आप फॉरबिडन ट्रांजिशंस कह सकते हैं। और वो ट्रांजिशन जिनकी जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज़ हैं वो 1000 से ज़्यादा हो तो इनको आप अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल की मोलर एब्जॉर्प्टिविटी आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मालूम करें, मालूम करने के बाद उस वेवलेंथ पे ट्रांजिशन अलाउड होगी या फॉरबिडन होगी, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। अच्छा, तो इस तरह हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे थे। तो यूवी रेडिएशंस और विजिबल रेडिएशंस का जो वेवलेंथ है वो नॉर्मली 170 से 800 नैनोमीटर तक कंसीडर कर सकते हैं इसको। 400 से 800 नैनोमीटर को तो हमने विजिबल रेडिएशंस कहीं। अच्छा, यूवी रेडिएशंस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 170 से 200 नैनोमीटर को वैक्यूम यूवी रीजन कहते हैं। ठीक है, जबकि 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक की जो रेडिएशंस होती हैं इनको नियर यूवी रेडिएशंस कहते हैं। अब एक सवाल ये था कि चूंकि मेजर सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है, सन है, तो सूरज से क्या यूवी रेडिएशंस जमीन तक पहुंच पाती हैं? ये एक सवाल होता है अमूमन। तो किस तरह की यूवी रेडिएशंस जो हैं वो ज़मीन तक पहुंच पाती हैं? तो यूवी रेडिएशंस की 3 क्लासेस अमूमन बायोलॉजिकल साइंसेज में पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं यूवी रेडिएशंस ए, यूवी टाइप ए। दूसरी क्लास है यूवी बी, तीसरी क्लास है यूवी सी। अच्छा, इन रेडिएशंस की वजह से बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 1, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन होती है जिसको आप क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल। हाँ, तो ये काम भी यूवी रेडिएशंस की वजह से होता है। इसी तरह जो दूसरा प्रोसेस है, यूवी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं तो विटामिन डी की फॉर्मेशन, सिंथेसिस या फॉर्मेशन होती है ह्यूमन बॉडी में। जब आप ह्यूमन बॉडी को रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं तो विटामिन डी बनता है। ये विटामिन डी कैसे बनता है? कोलेस्ट्रॉल यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह ये काम भी जो है वो यूवी रेडिएशंस का है।
तो इस तरह बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं यूवी रेडिएशंस। अगर ये यूवी रेडिएशंस ज़मीन तक ना पहुंचती तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ख़त्म होते और ज़मीन में फूड एग्जिस्ट ही ना करता। इसलिए यूवी रेडिएशंस कुछ हार्मफुल हैं, कुछ यूज़फुल हैं। वो हार्मफुल रेडिएशंस को ओजोन ट्रैप करता है, जबकि यूज़फुल रेडिएशंस को ये जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह ओवरऑल इस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये दो क्लासिफिकेशंस भी हैं यूवी रेडिएशंस को, वैक्यूम यूवी रीजन और नियर यूवी रीजन। ठीक है, अच्छा। तो इस तरह हमने ये कहा कि जब हमने हमने कुछ ट्रांजिशंस का नाम लिया था मॉलिक्यूल्स में कि यूवी रेडिएशंस, जब यूवी विजिबल रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होती हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस किस तरह टाइप्स की हो सकती हैं? सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो सकती है, सिग्मा टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार। अब ये कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार, किन मॉलिक्यूल्स में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होंगी? तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस उन मॉलिक्यूल्स में होगी जहां पे सिंगल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे। डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल अल्केन्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल ट्रांजिशन जो है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन में सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए 125 नैनोमीटर की रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं। इसी तरह जो दूसरी टाइप है सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स में होगी? इसके लिए पाई बॉन्ड का होना ज़रूरी है, नंबर वन। सिग्मा बॉन्ड का होना ज़रूरी है। दोनों जहाँ पे भी होंगी वहाँ पे पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। अब यहाँ पे अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन में सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी हो। तो सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन यूजुअली अल्कीन्स में और कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, और जहाँ पे भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा उन मॉलिक्यूल्स में सिग्मा टू पाई बॉन्ड ट्रांजिशन, पाई स्टार ट्रांजिशन आपको देखने को मिलती है। इसी तरह पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस ये अल्कीन्स में, कार्बोनाइल्स में, अल्काइंस में और एजो कंपाउंड्स में। फॉर एग्जांपल अल्कीन्स में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए तकरीबन 170 टू 205 नैनोमीटर एनर्जी रिक्वायर होती है। इसी तरह एन टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होगी, एन मीन्स कि लोन पेयर का होना ज़रूरी है। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग कब होती है? जब कहीं पे लोन पेयर होता है। तो नॉन बॉन्डिंग से पाई सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन के लिए लोन पेयर रखने वाले एटम्स का होना ज़रूरी है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर पे लोन पेयर्स होते हैं और हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पे, तो इन कंपाउंड्स में N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है। और इसी तरह N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए नंबर वन लोन पेयर का होना ज़रूरी है और लोन पेयर कंटेनिंग मालिक एटम्स का, और इसी तरह पाई बॉन्ड का होना, यानी जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, यस, और यहाँ पे पाई बॉन्ड भी मौजूद है, यस, ये भी है। तो इसका मतलब कार्बोनाइल में एन पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है। नाइट्राइल में भी सेम सिचुएशन है। और का इंट्रैक्शन विथ रेडिएशंस को मेजर करते हैं, तो उसमें आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया होगा। सिंपल एक क्विट में सैंपल लेते हैं, ठीक है, और उस पर रेडिएशंस पास कराते हैं, और जितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट होगी तो उनको आप मेजर करते हैं। अब हम एक एग्जांपल केस लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल में कोई मटेरियल मौजूद होगा, मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे डेफिनेटली, जिसकी आपने एनालिसिस करनी होगी, उसको आपने यहाँ रखा होगा। जब रेडिएशन इस सैंपल से पे से स्ट्राइक करती है, तो ये जो रेडिएशन आ रही है इसके साथ, इसकी इंटेंसिटी को आप नाम देंगे आई नॉट। ठीक है, आई नॉट। आई नॉट क्या है? इंसिडेंट लाइट
की इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब किस तरह के प्रोसेसेस यहाँ होने के चांसेस हैं? नंबर 1, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुआ। अच्छा, नंबर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लाइट जो है वो स्कैटर हो। स्कैटर का मतलब है कि मल्टीपल डायरेक्शंस में लाइट बिखर जाए, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो, ठीक है। तो जो लाइट ट्रांसमिट होगी इसको आप आई का नाम देंगे। आई मीन्स ट्रांसमिटेड लाइट। और एक लाइट कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो, ठीक है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे तो वो इसी के अंदर ही, ट्यूब के अंदर ही एनर्जी ट्रैप हो जाएगी रेडिएशंस की, और ना तो स्कैटर होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, ना ट्रांसमिट होंगे, वो इसी के अंदर ही रहेंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या है, जब कोई किसी सैंपल पे रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो या रिफ्लेक्ट होगी, या स्कैटर होगी, या एब्जॉर्ब होगी, या फिर ट्रांसमिट होगी। तो अब यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट है इसकी इंटेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया आई नॉट से, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसकी इंटेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया आई से। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। हम कोशिश करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि हम मेजर करते हैं एब्जॉर्प्शन या फिर इमिशन, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन, इनको हमने बिल्कुल कंट्रोल करना होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हम इन रेडिएशंस को, ऐसा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डिज़ाइन ऐसा बनाया हुआ होता है कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग कम से कम होती है। तो आपको इंसिडेंट लाइट के बाद आपको एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस आपके पास रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 फोटॉन्स थे इंसिडेंट लाइट में, अगर सारे के सारे 100 फोटॉन्स ट्रांसमिट हो तो इसका मतलब कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुई। अगर आपके पास 100 फोटॉन्स थे, आई नॉट 100 थी, और आई 80 फोटॉन्स ट्रांसमिट हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए हैं, ठीक है, 20 फोटॉन्स को सैंपल ने एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो अब आप जितनी ट्रांसमिट हुई है इसको आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेंस टी, ठीक है, कितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई हैं। इस ट्रांसमिटेंस को आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह आप ट्रांसमिटेंस को मेजर कर सकते हैं। ये ट्रांसमिटेड लाइट हुआ, ये इंसिडेंट लाइट हुआ, इन दोनों के रेशियो को हम नाम देंगे ट्रांसमिटेंस का, ठीक है, ट्रांसमिटेंस का। और अगर आप इस ट्रांसमिटेंस को मल्टीप्लाई करें 100 से तो आपके पास परसेंट ट्रांसमिटेंस आएगा, परसेंट ट्रांसमिटेंस तरह से। तो ट्रांसमिटेंस हमेशा एक पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर सारे फोटॉन्स ट्रांसमिट हुए हों, 100 फोटॉन स्ट्राइक कर गए थे, सारे ट्रांसमिट हुए, तो आई और आई नॉट की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, सेम 100/100 1। तो इसका मतलब ट्रांसमिटेंस की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 का मतलब 100% ट्रांसमिटेंस, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 100 फोटॉन्स इंसिडेंट फोटॉन्स से ट्रांसमिट कितने हुए, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0/100, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, टी की 0 हो सकती है, यानी 0% ट्रांसमिटेंस। तो टी की वैल्यू, ट्रांसमिटेंस की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है, और परसेंट ट्रांसमिटेंस की वैल्यू मैक्सिमम 100% और मिनिमम 0%। तो ट्रांसमिटेंस हमेशा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। ये ट्रांसमिटेंस हमेशा इस रेंज में रहेगी, 0 से 1 की रेंज में टी की वैल्यू होगी। टी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। अब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से या तो हम ट्रांसमिटेंस मेजर कर सकते हैं
या फिर एब्जॉर्बेंस भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक रिलेशन है। जितनी ट्रांसमिट हुई है, जितने फोटॉन्स ट्रांसमिट हुए हैं, रिमेनिंग डेफिनेटली एब्जॉर्ब होंगे, तो इनके बीच में एक लॉगरिथमिक रिलेशन है। तो आप सिंपली एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं log ऑफ 1 आवर टी से, यानी 1 आवर टी को आप सिंपली टी लिखेंगे तो log के साथ माइनस लगेगा। एब्जॉर्बेंस को आप मेजर कर सकते हैं नेगेटिव log ऑफ ट्रांसमिटेंस की मदद से। तो एब्जॉर्बेंस क्या है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट जब एब्जॉर्बेंस को डिफाइन करते हैं तो वो एब्जॉर्बेंस को ऐसे डिफाइन करते हैं, द नेगेटिव लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। और ट्रांसमिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रांसमिटेंस इज द रेशियो ऑफ intensity of transmitted light by the intensity of incident light, I upon I naught। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं ट्रांसमिटेंस की और इंसिडेंट एब्जॉर्बेंस की। यस सर। तो सर ये इसमें जो जहाँ पे सर हम एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस जब हम फाइंड करते हैं ना सर, हाँ हाँ तो इसमें कोई ब्लैंक सॉल्यूशन भी हम बनाते होते थे सर पहले, हाँ, तो ये इसका आगे क्या आ कंसेप्ट है जाएगा। जरा? डेफिनेटली जब आप किसी सैंपल की एब्जॉर्बेंस बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम्म। तो आपने सैंपल किसी सॉल्वेंट में बनाया होगा ना, सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सर। सैंपल, आपके सैंपल के अलावा, एनालाइट के अलावा भी इस क्विड के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो आपको गलत रीडिंग दे सकते हैं। जैसे सॉल्वेंट अगर एब्जॉर्ब करे तो आपकी रीडिंग तो गलत आएगी, आप एनालाइट के बारे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, एनालाइट के अलावा जितनी भी मटेरियल्स मौजूद हैं सैंपल में, उन सब की एब्जॉर्बेंस को माइनस करना है। इसको माइनस करने के लिए पहले आप एक ब्लैंक बनाते हैं। ब्लैंक क्या होता है? एनालाइट के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका सोल्यूशन बनाएंगे और उस सोल्यूशन से एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करके उसको माइनस करेंगे, तो वो आपका ब्लैंक करेक्शन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके सर। जी जी सर बिल्कुल। अच्छा, तो हमने ये कहा था कि जब लाइट जो है लाइट जो है किसी सैंपल पे पड़ती है तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। अब एब्जॉर्बेंस कितनी एब्जॉर्ब होगी लाइट, ये डिपेंड करेगा सैंपल की कंसंट्रेशन पे। सैंपल में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइट उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, रेडिएशन उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब सैंपल की कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? एब्जॉर्बेंस के साथ। यानी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी एब्जॉर्बेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल या एक रूल बनाया गया है जिसको प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बीर लैम्बर्ट्स लॉ के नाम से भी जानते हैं इसको। तो बीर्स लॉ क्या कहता है? बीर्स लॉ कहता है कि एब्जॉर्प्शन का ताल्लुक कंसंट्रेशन से है, यानी जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट इन गिवन वेवलेंथ, ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। जितने ज़्यादा सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे लाइट एब्जॉर्ब करने वाले, लाइट उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। इट मीन्स कि अगर हम एब्जॉर्बेंस को रिप्रेजेंट करें, अगर हम एब्जॉर्बेंस को रिप्रेजेंट करें ए से और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें सी से, तो ए का डायरेक्ट रिलेशन है सी के साथ। इसको हम कहते हैं बीर्स लॉ। ठीक है, अच्छा, इसी तरह दूसरा जो लॉ है वो कहता है कि दूसरा लॉ कहलाता है लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ का ताल्लुक एब्जॉर्प्शन और ऑप्टिकल पाथ लेंथ से है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब क्या हुआ? आपने क्विड का साइज की लेंथ जो है वो ज़्यादा रखी है तो डेफिनेटली उसके अंदर ज़्यादा सैंपल्स होंगे और ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। और अगर क्विड का लेंथ या सैंपल का लेंथ कम रखा है तो उसमें कम लाइट एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब लाइट का एब्जॉर्प्शन यानी रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन
डिपेंड करता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ पे। ऑप्टिकल पाथ लेंथ जितनी ज़्यादा होगी एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो इसको आप मैथमेटिकली यूँ एक्सप्रेस कर सकते हैं सेकंड टर्म को, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ बी से, बी पाथ लेंथ को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ बी से, तो ए इज इक्वल्स टू एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल पाथ लेंथ बी होगा। तो पहला लॉ क्या था, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। दूसरा लॉ क्या हुआ, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इस लॉ को हम कहते हैं बीस लॉ, यानी एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं बीस लॉ। और एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल पाथ लेंथ, इसको क्या कहते हैं, लैम्बर्ट्स लॉ। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी सी होगा, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करना चाहें तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, बी सी होगा। तो इस तरह इस इक्वेशन को हम बीर्स लैम्बर्ट्स लॉ का नाम देते हैं, ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बी सी। इसमें ए क्या है, एब्जॉर्बेंस, बी क्या है, सेल पाथ लेंथ, सी क्या है, कंसंट्रेशन, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह हमने ये कहा था कि एब्जॉर्बेंस इज नेगेटिव लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस कहा था इसको, या फिर आप सिंपली यूँ भी कह सकते हैं, लैम्बर्ट बीर्स लॉ के साथ कंबाइन करें तो एप्सिलॉन बी सी या फिर एप्सिलॉन एल सी भी लिखते हैं बाल बुक्स में। इसमें ए एब्जॉर्बेंस है, आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये पूरा ट्रांसमिटेंस है, ठीक है। और आई जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिविंग फ्रॉम द सैंपल हुआ। और इसी तरह सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, बी और एल, बी या एल जो है वो लेंथ ऑफ द सैंपल होल्डर या सेल होगा। और इसी तरह एप्सिलॉन जो है वो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होगी। तो इस इक्वेशन को हम लैम्बर्ट्स बीर्स लॉ कहते हैं। तो इसमें मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को हम मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये होती क्या है बेसिकली, फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बी सी, ये था ना। अगर हम कंसंट्रेशन 1 मोलर रखें, ठीक है, और सेल पाथ लेंथ को 1 सेंटीमीटर रखें, तो एप्सिलॉन की वैल्यू इस वेवलेंथ, इस 1 मोलर कंसंट्रेशन और 1 वेवलेंथ पे अगर आप एब्जॉर्बेंस मालूम करना चाहें तो ये इस केस में क्या होगा, एब्जॉर्बेंस इक्वल होगी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी के, क्योंकि ये दोनों टर्म्स 1 है। तो इस केस में एब्जॉर्बेंस इक्वल होगी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को आप यूँ भी कह सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के 1 मोलर सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर सेल में जो एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड होगी उस एब्जॉर्बेंस की वैल्यू को हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कहेंगे, ठीक है। या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को आप यूँ कह सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो कोई सैंपल एब्जॉर्ब करता है जब उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और सैंपल सेल जो है 1 सेंटीमीटर हो, तो उस एब्जॉर्ब रेडिएशन की वैल्यू को मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का नाम देंगे। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का यूनिट क्या होगा, एब्जॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। ट्रांसमिटेंस का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि वो एक रेशियो है, सिंपली आई और आई का रेशियो है, सेम क्वांटिटीज का तो कोई यूनिट नहीं है। नेगेटिव लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस है तो इसका मतलब एब्जॉर्बेंस का भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो अब मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का यूनिट क्या होगा, इसका कोई यूनिट नहीं है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का यूनिट क्या होगा, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी फाइंड करने के लिए आप सिंपली यूं कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंस में से को डिवाइड कर सकते हैं, बी सी को इस तरफ शिफ्ट करें, ये डिवाइडेड बाय बी सी होगा, ठीक है। तो इस तरह मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का जो यूनिट होगा
वो क्या होगा, इसका कोई यूनिट नहीं है तो ये 1 हुआ, बी का यूनिट सेंटीमीटर और कंसंट्रेशन का यूनिट मोलैरिटी या पर मोलैरिटी होगी या मोल पर लीटर होगा। तो इस तरह इसका जो यूनिट होगा मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का ये हुआ पर सेंटीमीटर पर मोलैरिटी, ठीक है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं पर सेंटीमीटर, मोल पर लीटर है तो इसको आप लीटर पर मोल भी कह सकते हैं इस तरह से। तो ये होगा यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, तो इस तरह हमने प्रॉपर्टी ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को हमने एक्सप्लेन किया। प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल undergoing an electronic transition, not the function of different variables involved in sample preparation. अच्छा, लास्ट टाइम मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात की थी। अच्छा, तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू 0 से लेके 10⁻⁶ तक हो सकती है। तो वो रेडिएशन, वो सैंपल जो हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस, हाई इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, उनकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो कम रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेंगे उनकी वैल्यूज़ उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वो इक्वेशंस को हम यूज़ करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द कंसंट्रेशन फॉर ए सॉल्यूशन विथ एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.16, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ 960 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर इन ए क्यूवेट विथ पाथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, सिंपली कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करें, सी कैलकुलेट करना है। इक्वेशन ये है A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बी सी। आपने सी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन बी से, तो ये आपके पास कंसंट्रेशन आएगी। एब्जॉर्बेंस कितनी है, 0.16। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कितनी है, 960, और दूसरी वैल्यू क्या है, पाथ लेंथ v 1। तो इस तरह इसको आप कैलकुलेट करें तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.16 डिवाइडेड बाई 960, तो ये आ गया 0.0000167, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, चूंकि यहाँ पे पर मोल पर सेंटीमीटर है ना, यूनिट लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, तो मोलैरिटी इसका यूनिट होगा। तो इसको आप 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1234 -4 मोलर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया ये? कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। अब ये दूसरा न्यूमेरिकल ये आपके लिए क्लास होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मुझे इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें आप लोगों ने अननोन कंपाउंड का मास दिया हुआ है जो 250 ml में डिज़ोल्व हुआ है, और 1 सेंटीमीटर सेल में एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड की गई है 2.2। आपने कैलकुलेट करना है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कैलकुलेट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम एंड करते हैं इसको।